नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। तो ज़्यादा देर तक जो मन की होती है वो छिपती नहीं है, बाहर आ ही जाती है। और वैसा ही कुछ होते हुए हमने देखा जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कई संदेश और संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा एक जनसभा में कि हम दिल्ली से अगर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग ना करें, तो क्या व्हाइट हाउस जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से ये मांग करें? जरा याद करिए, इनके अब्बा, अब्बू बोलते हैं शायद, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था एक बार? 370 वापस लाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें चीन से मांग करनी पड़ेगी। और ये तब कहा था जब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, स्टैंड ऑफ का दौर चल रहा था और उससे पहले 73 दिन तक डोकलाम में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। कभी ये चीन की वकालत करने लगते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप इनको याद आता है, कभी ये 60-70 लोगों को इकट्ठा करवा के एक चिट्ठी बनवाते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी जाती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी भेजी जाती है कि सही समय है, वार्ता को बहाल किया जाए, बर्फ को पिघलाया जाए। और ये बयान ऐसे समय आया है जब अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। इसके अलावा कश्मीरी पंडित भी अपने घरों को घाटी लौटना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में करीब 1.5 महीने से उग्र आंदोलन भी चल रहा है। तो सीधे जुड़ते हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है, बहुत नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन। तो उमर अब्दुल्ला के बयान को किस तरह से आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए 1989-90 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस शुरू हुआ था, पलायन शुरू हुआ था कश्मीर वैली से, आज उस घटना को लगभग 30 साल हो रहे हैं। और तब से उस समय पाकिस्तान ये कहता था कि कश्मीर के आतंकवाद में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब कश्मीर की आजादी के लिए स्थानीय लोग ही ने बंदूक उठाई है भारत सरकार के खिलाफ। आज लगता है कि पाकिस्तान के दावे में कुछ दम था, कि वो एकदम गलत नहीं कहता था। आज जब पाकिस्तान संकट में है और आज जो है जो जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है, खास करके मुजफ्फराबाद, और वहां पे इस समय पाकिस्तान सेना को पसीना आ रहा है कैसे वहां पे लोगों की बगावत को संभाले। लगातार फायरिंग हो रही है, दर्जनों लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। और वहां पे उन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी ने अनाज की सप्लाई रोक दी है, पानी का संकट वहां पहले है, बिजली भी काट दी है। तो वहां के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान रियासत का, पाकिस्तान नेशनल स्टेट का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तान अलग होना चाहते हैं। वो भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, वो बॉर्डर खोल दीजिए, और हमको आने दीजिए। तो और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो पाकिस्तान के कुल एरिया का लगभग 47-48% है, पाकिस्तान के कुल एरिया का। और वहां की आबादी जो है पाकिस्तान की आबादी का मुश्किल से 10% भी नहीं है। तो एक तो वो, और उस पूरे राज्य में पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको मालूम है खूनी संघर्ष चल रहा है पिछले 2 सालों से। और भी हाल में पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में हमले किए हैं। और जो पाकिस्तान का जो फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, पहले उसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था।
तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपने सारे बॉर्डर बंद कर दिए, तोरखाम बॉर्डर बंद कर दिया है। अब सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान ने अपना रास्ता खोल दिया है वाया ईरान। तो उसने एक तरीके से अफगानिस्तान चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो वो अपने सारे आयात निर्यात के लिए पाकिस्तान पर ही निर्भर है। तो पाकिस्तान के 2 स्टेट्स में पहले ही आग लगी हुई है। सिंध के लोग पहले ही नाराज हैं और वहां पे जिए सिंधु सिंधु देश का आंदोलन चल रहा है। और जितने भारत से जो 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 मुसलमान पाकिस्तान वापस गए थे, उनको वहां पे मुहाजिर कहा जाता है। और जिसका लोग लोग आम भाषा में लोग अर्थ निकालते हैं कि वो शरणार्थी है, ये गलत है। मुहाजिर वो लोग होते हैं जो काफिरों की धरती को छोड़ करके ऐसी धरती पे जाते हैं जहां इस्लामी शरई कानून के मुताबिक जीवन यापन करना की व्यवस्था हो। ऐसे लोग जो जाते हैं उन इस यात्रा को कहा जाता है हिजरत। और जो हिजरत पे जाते हैं उनको कहा जाता है मुहाजिर। लेकिन भारत के सेकुलर संविधान ने हमको बताया है कि वो शरणार्थी हैं। वो शरणार्थी नहीं है, वो हिजरत पे गए थे। पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम की बुनियाद पे हुआ था। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर है सर सैयद अहमद का तो मशहूर भाषण है मेरठ का और लखनऊ का कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग सभ्यताएं हैं, वो साथ नहीं रह सकती। तो और पाकिस्तान ये मानता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में का जो हिस्सा भारत में है, उस पे पाकिस्तान का कब्जा 1947 में पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। तो ये उमर अब्दुल्ला इस तरह का बयान दे करके लगता है पाकिस्तान का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, उसको ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे वो गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन जितने उन्होंने गैर जिम्मेदार और गंभीर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा दिया कि मेरे विधायकों को कितने करोड़ रुपए ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप पार्टी तोड़िए और उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कठोर शब्दों में उनके इस बयान की निंदा की है। उनको एक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। और आपको मालूम ही है 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। और साथ ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी थी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख लेह। तो और तब से लगातार उसके कई साल बाद चुनाव हुए, और जब से वहां चुनाव हुआ और वहां पे नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी, तब से लगातार शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वो मांग समझ में आती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक मांग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में इस तरीके से उतरना ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। भट्ट पाकिस्तान इस समय संकट में है ना। भट्ट साहब एक एक पॉइंट पर जरा बात करते हैं। ये जो कश्मीरी पंडित लौट रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते हुए ही इनका बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। उस समय वीपी सिंह और बाद में चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कश्मीरी पंडितों को लौटते हुए देख करके, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं लौटे हैं। केंद्र ने जब ये देख लिया कि वहां अब आतंकवाद लगभग टूट चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है, घुसपैठ बहुत कम हो गई है, स्थानीय स्तर पर जो आतंकवादियों को शह देते थे, संरक्षण देते थे, उनकी भी कमर तोड़ दी गई है। आपको याद होगा जो 9 ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था पहले दिन 7 मई की रात में, उससे पहले तो 9 ही जगहों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया गया था, गिरा दिया गया था। तो यहाँ एक माहौल बन गया है, इसलिए कश्मीरी पंडित लौट रहे हैं। ये माहौल, ये शांति, ये सद्भावना, ये विकास इन लोगों को रास नहीं आ रही है। ये पत्थरबाजी चाहते हैं, ये आतंकवाद चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं,
कश्मीरी पंडित यहाँ ना रहें, ये चाहते हैं? देखिए, ये अब एक बात साफ हो गई है, ये पाकिस्तान के जिहादी एलिमेंट हों, लश्कर-ए-तैयबा हो या जैश-ए-मोहम्मद हो या बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी हो और जितने भी देवबंदी वहाबी संगठन हैं, जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं या पाकिस्तान में, इन सबका मेंटर, ये सब की सब अमेरिकन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कठपुतली हैं। ये बात पूरी तरीके से साबित होगी बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की। और जमात-ए-इस्लामी के पास इस समय जो है, जो पश्चिम बंगाल से जो सीमा के जिले हैं, सारे सांसद उसी के चुने गए हैं और वो बिल्कुल वही करती है जो उसको निर्देश मिलता है सीआईए वगैरह से। तो अब ये जो पॉलिटिकल इस्लाम की जो कलई जैसे-जैसे खुल रही है, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर से भी को क्या से के दिमाग से भी अब ये नशा उतर रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे 80 साल हमको जो है, ये जिहाद के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। हम गरीब के गरीब, हम जहाँ थे वहीं रह गए और जितने सैयद मुसलमान थे उन्होंने देश को लूटा और उन्होंने बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ बनाई हैं। दुबई में, अबू धाबी में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो अब जो है ये और अभी प्राइम मिनिस्टर की यात्रा जो इंडोनेशिया की हुई है, जिस तरीके से वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा डीएनए इंडिया का है, जिस तरीके से अभी अफ़गानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिल्ली आए थे अभी अभी इसी हफ्ते, उन्होंने भी कहा कि मेरा डीएनए इंडिया का है। इसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप है, अगर आपने वहाँ की मीडिया को देखा हो। तो और वो तो पाकिस्तान का मीडिया तो अफ़गानिस्तान को गाली दे रहा है कि अफ़गानियों के ऊपर हमने इतना एहसान किया। 1979 में जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, तो उसके बाद 40 साल तक जो है लाखों अफ़गानी हमारे मुल्क में शरणार्थी बन के रहे, हमने उनको पूरी मदद दी, सारे साधन दिए और आज ये काफ़िरों से हाथ मिला रहे हैं और लग रहा है ये लोग बहुत जल्दी हिंदू बन जाएँगे। तो इस तरीके से जो जो ग़ज़वाए हिंद का सपना था पाकिस्तान का और जो जो पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत थी, वो लगातार अब कम हो रही है इस सब चीज़ों से। और जिस तरीके से ईरान ने अरब देशों पे हमला किया है, दर्जन भर अरब देशों के ऊपर उनकी अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात पहुँचाया है और ये जो माहौल बनाया गया था कि साहब अमेरिका ने को ईरान ने हरा दिया, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। अमेरिका कभी किसी लड़ाई में हार-जीत के लिए नहीं जाता है। वॉर उनका बिज़नेस है, वॉर उनकी इंडस्ट्री है। उनको हमेशा दुनिया में डॉलर की हेजेमोनी, डॉलर डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखना है और इस अमेरिका-ईरान वॉर जो चल रही है, इससे अमेरिकी आर्म्स कंपनियों को, हथियार की कंपनियों को अरबों डॉलर के ऑर्डर्स मिलेंगे अरब देशों से। अमेरिका का कोई खर्चा नहीं हो रहा है इसमें, पूरा-पूरा जो भी उसने खर्च किया है, वो पूरा रिकवर कर लेंगे इन्हीं अरब देशों से। तो कुल मिलाकर के ये जो अरब देशों का जो पॉलिटिकल क्लाउट है, वो दुनिया के अफेयर्स में कम होगा और ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ने एकदम मलबे में बदल दिया है। ईरान का जो जो रेल लिंक था चाइना से, रशिया से, सेंट्रल एशिया से, अभी जो ताज़ा झड़प हुई है अभी 4 दिन पहले, अमेरिका ने उसको भी नष्ट कर दिया है। जो जो चाबहार आइलैंड जिसको कि जो पोर्ट है ईरान का, जिसको भारत ने डेवलप किया है, उसके भी कंट्रोल टावर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को अमेरिका की एयर फोर्स ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत थी, कि हम इंडिया की गवर्नमेंट को टर्म्स डिक्टेट करेंगे, हम इंडिया की सरकार पे दबाव डालेंगे, ये हमारी माँग मानेगी। तो नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ये जो पॉलिटिकल इस्लाम की जो वीटो पावर थी, वो तो कब की खत्म हो गई। और जिसको थोड़ा बहुत अगर अभी भी कोई भ्रम का शिकार हो, तो वो पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव का परिणाम देख ले। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 2 तिहाई बहुमत मिला है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। 284 सीट में बीजेपी की 208 सीटें हैं और कम से कम 20 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। आसाम में मुस्लिम आबादी 40% है, फिर भी बीजेपी को वहाँ पे 60% सीटें मिली हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम था और ये जो धमकाने की, ब्लैकमेल करने की, अपनी शर्तों पे सौदेबाजी करने की जो इनकी बुरी आदत महात्मा गांधी ने 1920 के खिलाफत आंदोलन के समय डाल दी थी और जिस तरीके से इसको दूध पिला-पिला करके नेहरू ने, कांग्रेस ने अभी हाल तक जो पुष्पित पल्लवित किया है, दैट एरा इज़ ओवर नाउ। यूपी में ओवर हो चुकी है, देश में ओवर हो चुकी है। तो ये जो उमर अब्दुल्ला का बयान है,
ये केवल उनकी हताशा को ही दिखाता है कि ही हैज रन आउट ऑफ द ऑप्शंस। अब उनके विकल्प समाप्त हो गए हैं, तो जब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत सरकार पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस समय पीओके में पूरी तरह फँस गया है, पाकिस्तानी सेना फँसी हुई है। ये पाकिस्तान जो कभी सपने देखता था कि इंडिया जो है टू फ्रंट वॉर लड़ेगा, हम भी इंडिया पे हमला करेंगे, चाइना भी हमला करेगा। आज पाकिस्तान खुद थ्री फ्रंट वॉर में घिर गया है। नहीं, बलूचिस्तान उनका में जो उसकी आर्मी एक लगी है, फ्रंटियर वो प्रोविंस में जो उसकी आर्मी लगी है, अब पीओके में भी लग गई आर्मी उनकी। आज उनके पूरी पास आर्मी नहीं है अगर उनको इंडिया से वॉर हो जाए तो। पूरी जी, दुनिया में जो ये एक गलत नैरेटिव चलाते थे कि जी, भारत के जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, दमन किया जा रहा है। आज पीओजेके में क्या हो रहा है पूरी दुनिया जान भी रही है, समझ भी रही है। अब इसको ठीक तरीके से यूएन में और दूसरी जगहों पर भारत को रखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है पीओजेके में। मैं आगे बढ़ता हूं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हुआ था। निर्दोष हिंदुओं की उनकी पहचान करके धर्म के आधार पर हत्याएं कर दी थी। उनकी पेंटिंग उतरवा करके देखी थी, उनके आई कार्ड चेक किए गए थे और उनको मार डाला गया था। उसके बाद से कई महीने तक देश और विदेश से आने वाले पर्यटक उस तरफ गए ही नहीं, जम्मू कश्मीर जाना छोड़ दिया। इतना जबरदस्त रिएक्शन था उस घटना का लोगों के बीच में। तब ये दोनों बाप बेटा फारूक अब्दुल्ला भी, उमर अब्दुल्ला भी अपील करते थे बार बार कि हम निवेदन कर रहे हैं पर्यटकों से, कृपया वो पधारें और अब माहौल ठीक है, अब यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो सवाल ये है कि जब अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री आए हैं, सेना की लेयर्स जो हैं वो लगाई गई हैं ऊपर पहाड़ों पर भी और जहां से ये गुजर रही है वहां भी, यानी उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करने का भट्ट साहब मतलब क्या है, जरा ये समझाइए। अब ये भी तो बताइए, अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की सुरक्षा के लिए 80,000 जवान लगे हैं, भारतीय सेना के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के और आर्मी के। 80,000। जरा मुझे एक स्थान बताइए जो मुसलमानों की कोई कोई दरगाह हो, मजार हो, मस्जिद हो, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में आते हो, जैसे अजमेर में। वहां कभी उर्स में कभी इतना बड़ा जो है डिप्लॉयमेंट हुआ हो आर्म फोर्सेस का, कभी देखा है आपने? ये हाल है भारत का। ये असली पक्ष है, असली तस्वीर है भारत के सेकुलरिज्म की। और किस तरीके से ये उमर अब्दुल्ला, अमरनाथ नाथ यात्रा चल रही है, उसकी सुरक्षा के लिए उनका ये बयान कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर का पिछले 40 साल का इतिहास, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों के सामने क्या चुनौतियां आती रही हैं, जिसको इसकी लेस्ट बात समझ होगी, वो समझ सकता है कि ये उनका बयान सेडेशन है, देश के खिलाफ बगावत है। ये उनका बयान, वो खुल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर की पूरे के वो राजा नहीं है। जम्मू कश्मीर की असली ताकत तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है, उनके पास तो नहीं है, वो तो खाली चीफ मिनिस्टर है। अब तो उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर का एसएसपी सैल्यूट भी नहीं करता, क्योंकि उनका बॉस मुखर्जी नहीं, उनका बॉस तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसीलिए तो इनको तो ये पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण राज्य इसीलिए चाहिए इनको, ताकि इसीलिए चाहिए उनको। यस, मनमानी कर सकें ये। आप याद करिए, आज से लगभग 8-10 साल पहले कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा के यात्रियों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए कुछ जमीन ली गई थी, तो उस समय इन्होंने कितना शोर मचाया था। ये जो महबूबा मुफ्ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं कि की कश्मीर की डेमोग्राफी बदली जा रही है, इसका मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर बदला जा रहा है, यहाँ पे हिंदुओं को बसाने की साजिश की जा रही है। क्या-क्या इन्होंने कहा था। और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं जो हमास के लिए ट्वीट करती हैं, और सोनिया गांधी जो है हमास के लिए और गाजा के लिए लंबे-लंबे लेख लिखती हैं अंग्रेजी अखबारों में।
लेकिन कभी उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के बारे में कभी एक लाइन कहीं बोली हो तो जरा बताइए? कभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में कभी कुछ देखा है आपने? तो ये केवल जो है और ये आपको मालूम ही है, जो सोनम वांगचुक लद्दाख का है, वो भी विदेशी ताकतों के इशारे पर लगातार जो है कोई न कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती खड़ा करता रहता है लद्दाख में। उसको जो है लास्ट ईयर एनएसए में बंद किया गया था। अभी 1-2 महीने पहले उसकी करीब 1 साल के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है और वो आजकल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जंतर-मंतर पे धरने पे बैठा हुआ है। और वो दिन भर फ्रूट जूस पीता रहता है, कहता मैं हड़ताल पे हूँ, मैं अनशन पे हूँ। वो जानबूझ करके ऐसे समय पर ही आकर के जंतर-मंतर पर लेटा है। सामने हाँ, मानसून सत्र है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, हाँ। पीओजेके में वहाँ दमन चक्र चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से किसी भी तरीके से ध्यान हटाओ। देखिए ये अब एक बात बहुत साफ हो गई है कि पूरा ये जो जॉर्ज सोरोस गैंग और डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडिया में जितने भी सिविल अनरेस्ट के इन्होंने जितने भी षड्यंत्र किए अपोजिशन ने हिजबुल्लाह अलायंस ने भारत में सारे के सारे जो है पिट गए फिर और वो कोई खुराफात करने में शामिल कोई बड़ा बवाल करने में सफल नहीं हुए। वो चाहे दिसंबर जनवरी 19-20 का शाहीन बाग का आंदोलन हो दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ या या साल भर जो आंदोलन चला नवंबर 21 तक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे किसान सो कॉल्ड फर्जी खालिस्तानी आंदोलन था जिसको किसान आंदोलन कहा गया तो वो भी फिजल आउट हो गया। तो इनका कोई भी कैंपेन, इनका कोई भी अभियान, इनका कोई भी षड्यंत्र भारत में सिविल डिस्टर्बेंस पैदा करने में सफल नहीं हो सका। अब आजकल नया बवाल किया जा रहा है पंजाब में सतलुज फिल्म को लेकर के। सतलुज फिल्म को ओटीटी पर भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि वो एक एंटी स्टेट नैरेटिव को पेडल कर रही है, एंटी स्टेट नैरेटिव को वो आगे बढ़ा रही है। एक पक्षी पूरा प्रदर्शन हो रहा है और वो केवल खालिस्तानियों को जो है के लिए विक्टिम कार्ड उनको उनके हाथ में पकड़ा रही है। तो पंजाब में भी यूपी के साथ अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में चुनाव हैं, ये आपको मालूम है। और यूपी के साथ ही अगले वर्ष जो है जनवरी-फरवरी में मणिपुर में भी चुनाव है। तो चुनाव आते ही ये जो आपका ये जो सोरोस गैंग है, ये किसी न किसी बहाने सक्रिय हो जाता है। वो अलग बात है कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की माँग को लेकर के जंतर-मंतर में जो ड्रामा चल रहा है, वहाँ दिन भर में 50 लोग नहीं जुटते और जब वहाँ पे दिन में लंच और डिनर का समय होता है तो संख्या 150-200 हो जाती है। दिन में वहाँ 25 लोग होते हैं। तो ये लगातार ये षड्यंत्र चल रहा है कोई न कोई और ये जो और पंजाब और जंतर-मंतर और आज कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का बयान, इन तीनों को आइसोलेशन में नहीं एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। और यूपी में संयोग है कि समाजवादी पार्टी को अयोध्या में मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा मिल गया है। वो उसके ऊपर जो है हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने गणना का नया अभियान छेड़ दिया है। और ये इनको जो अयोध्या का मंदिर से जो इनको प्रेम है, वो खाली अगले चुनाव तक है। मंदिर का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। आज 2.5 साल हो गए हैं। अखिलेश यादव को वहाँ जाने का अवसर अब तक उनको मौका नहीं मिला है। लेकिन इस समय वो बहुत बड़े सनातन धर्मी हो गए हैं। तो ये सारी की सारी साजिश जो है, ये सारा जो कहीं न कहीं देश को कैसे अस्थिर किया जाए, एनार्की पैदा की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती खड़ा की जाए, ये पंजाब हो, ये यूपी हो या ये जो कॉकरोच पार्टी का धरना हो रहा है और आज कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, ये सब उसी का हिस्सा है और आप देखिए जैसे-जैसे समय बीतेगा, ये षड्यंत्र नए-नए षड्यंत्र उभर के सामने आएँगे। राहुल गांधी इस समय देश के बाहर हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन वो जब और 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। और अगर वो कोई नया षड्यंत्र लेकर के आ रहे हैं, कुछ नई फ़ोटो, कोई नया सॉफ्टवेयर, कुछ नया वीडियो और आके वो संसद में लहराएँ और सरकार और संसद को ना चलने दें और सरकार के ऊपर उल-जलूल आरोप आधारहीन आरोप जैसा वो लगा रहे हैं पिछले 12 साल से, वही ड्रामा फिर करें, तो हमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें। साथ में
अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो को भी साझा करें। नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएँगे, वहाँ जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फ़ॉलो करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।